Greetings class. So we are back again with the part 2 of cash management chapter, and we have discussed objectives, motives of holding cash, etc. in yesterday's lecture. Now coming to the today's lecture, in which we have to discuss first of all methods or devices of cash management. ये क्या है बेटा कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं और डिवाइसेस हैं जो कैश को मैनेज करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. मींस हाउ डू वी मैनेज कैश. मैंने कल आपको बताया था कि कैश जो किया जाता है, मैनेज क्या किया जाता है, जैसे डेटर्स से पैसा जल्दी से जल्दी लो और क्रेडिटर्स को पैसा लेट दो. इससे क्या होगा, ज्यादा टाइम के लिए कैश आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली, है ना. तो ये क्या है बेटा, मेथड्स क्या क्या है कि हम कैश को ऑर्गेनाइजेशन में जब हम मैनेज करते हैं तो कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं. वी हैव 4 मेथड्स इन दिस केस, या 4 टेक्निक्स. पहला है कैश बजट, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड इज कैश फ्लो रेशियोज एंड फोर्थ इज कैश मैनेजमेंट मॉडल और बॉमल मॉडल. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश बजट. कैश बजट क्या होता है बेटा? अ कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कैश रिसीट्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है. कैश पेमेंट मीन्स कहाँ कहाँ पे मैंने कैश में पेमेंट करनी है फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब मैं प्रेजेंट में ही एस्टिमेट कर लूंगी कि इन फ्यूचर वेयर डू आई नीड टू मेक पेमेंट्स एंड फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू गेट माई कैश रिसीट्स, या कहाँ कहाँ से मेरी कैश मुझे वापस आ जाएगा. सो इट इज प्रिपेयर टू फोरकास्ट द कैश रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गिवन पीरियड. ये क्यों बनाया जाता है कैश बजट, हम क्यों बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें कैश की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको एस्टिमेट करने के लिए बेसिकली वी यूज टू मेक कैश बजट्स, या वी यूज टू प्रिपेयर कैश बजट्स. तो कैश बजट्स में बेटा वी हैव टू कंसिडर 2 थिंग्स. 2 चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं कैश बजट में. फर्स्ट इज कैश रिसीट्स एंड अदर इज कैश पेमेंट्स. कैश रिसीट्स कहाँ कहाँ से होंगी, कहाँ कहाँ से कैश आएगा. लाइक यू विल रिसीव इनकम फ्रॉम कैश सेल्स, कैश सेल्स से आपके पास इनकम आएगी. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स जो आपको पैसा मिलेगा, प्लस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनसे आपको पैसा मिलेगा. नेक्स्ट इज कैश पेमेंट्स. कैश पेमेंट क्या होती है बेसिकली, कैश इज मेनली पेड फॉर कैश परचेजेस, जिसमें आप कैश के लिए कैश में परचेजेस करते हैं. यू नीड टू पे टू योर क्रेडिटर्स एंड यू नीड टू पे फॉर द एक्सपेंसेस. सो दिस इज नोन एज कैश पेमेंट. तो कैश रिसीट और कैश पेमेंट की जब भी हम बात करते हैं एंड वी यूज टू एस्टिमेट देम फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज कैश बजट. ओके, तो एक तरीका क्या था, वन ऑफ द टेक्निक वॉज आर कैश बजट. एंड हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज किया जाएगा उसका एक डिवाइस है ये. ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, नेक्स्ट पार्ट वॉज आर कैश फ्लो स्टेटमेंट. सेकेंड टेक्निक ऑफ मैनेजिंग कैश, या कैश मैनेजमेंट की जो सेकेंड टेक्निक है वो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. बेटा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सबको पता होगी, यू वुड हैव स्टडीड इन क्लास 12th, जिसमें आपने ऊपर 3 टाइप की एक्टिविटीज आप लिखते थे. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. तो इन 3 टाइप की एक्टिविटीज को अलग अलग करते थे. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप लिखते थे कि कहाँ कहाँ से डे टू डे लाइफ में जो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है. दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती थी, जब आप फिक्स एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो उन एक्टिविटीज को लिखते थे. और तीसरा था आपका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वेन एवर यू यूज टू रेज द फंड्स इन द बिजनेस, और कहीं भी आपको पेमेंट करनी होती थी, लाइक डिबेंचर्स की आपने पेमेंट कर दी, लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट कर दी, तो वो सब चीजें हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो करते थे. तो दैट वाज आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट बेटा है थर्ड टेक्निक इज कैश फ्लो रेशियोज. कैश फ्लो रेशियोज कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि कैश जो है लाइक कितना हमें लिक्विडिटी हमारी कितनी मेंटेन है. कैश फ्लो रेशियोज बेसिकली क्या करते हैं कि ऐसा डिवाइस है जो हमें ये हेल्प करता है कि चेक करने के लिए कि बिजनेस के अंदर जो हमारी कैश पोजीशन है ये ठीक है या नहीं है. फॉर एग्जांपल कैश टर्नओवर रेशियो निकालते हैं हम. कैश टर्नओवर रेशियो क्या है, दिस रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ स्पीड ऑफ कैश फ्लोज एंड एफिशिएंसी ऑफ कैश मैनेजमेंट इन मैनेजिंग कैश फ्लोज. मतलब क्या है, अब ये कैश टर्नओवर रेशियो क्या चेक करती है कि कितनी जल्दी जल्दी आपकी सेल्स जो है आपके कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो इसको बोलते हैं कैश टर्नओवर रेशियो. तो फॉर्मूला भी ऐसा ही है, देखो सेल्स पर पीरियड, जिस पीरियड की भी आप सेल्स सपोज 1 ईयर की कर रहे हैं, 1 मंथ की कर रहे हैं, तो सेल्स पर पीरियड अपॉन कैश बैलेंस. ओके, तो ये क्या है, कैश टर्नओवर रेशियो है विच इज यूज टू इंडिकेट द स्पीड ऑफ कैश फ्लोज. ओके, ऐसे ही एक और रेशियो है इसी के अंदर ही जो कवर होती है, दैट इज कैश कवरेज रेशियो. कैश कवरेज रेशियो का मतलब क्या है बेटा, देखिए फॉर्मूला क्या है,
एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको क्या है, प्रॉफिट बेसिकली बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखे हैं अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट इनटू 1/1 माइनस टी। मतलब क्या है, क्या आपके पास प्रॉफिट्स के रूप में इतना कैश अवेलेबल है सो दैट यू आर एबल टू पे योर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑन टाइम और नॉट। आपके पास क्या इतना कैश है कि आप अपना मतलब क्या आपका कैश का अमाउंट इतना है कि जो आपके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट को कवर कर रहा है। दिस इज नोन एज कैश कवरेज रेशियो। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ कैश फ्लोज और सॉरी कैश फ्लो रेशियोज। ठीक है, तो हमने कैश फ्लो रेशियोज पढ़ी थी बेटा। थर्ड टेक्निक वाज दिस। उसके बाद जो हमारी फोर्थ टेक्निक है बेटा, दैट इज जो आपको नहीं पता होगी, आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, दिस इज कैश मैनेजमेंट मॉडल और बॉमल मॉडल। अब ये बॉमल मॉडल क्या है बेटा, इसको कैश मैनेजमेंट मॉडल भी बोला जाता है। ये बेसिकली बॉमल एक पर्सन का नाम है जिन्होंने ये कैश मैनेजमेंट का मॉडल दिया है। तो कैश मैनेजमेंट मॉडल ये बेसिकली है क्या, ये कैश मैनेजमेंट मॉडल आपको ये बताता है कि व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे हमने कहा था ना कि कैश, जैसे वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट देयर शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब कैश के चैप्टर में भी हम ये कहते हैं देयर शुड बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश इन द बिजनेस। बट वो एडिक्वेट अमाउंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है एडिक्वेट अमाउंट, उसको वो डिपेंड करता है। तो वो बॉमल ने ये बताया इस अपने मॉडल के थ्रू कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश कैसे निकाला जाए, कि व्हाट इज द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, दिस फॉर्मूला C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2U इंटू P अपॉन S, वेयर U मीन्स या C मीन्स, C का मतलब पहले क्या है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ये क्या है, अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट या ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बात करें कि एक सूटेबल लेवल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे निकाला जाए कि कैश कितना है, C से। C मीन्स ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू U। U रेफर्स टू कैश डिस्बर्समेंट ऑफ अ ईयर या ऑफ अ और अ मंथ। मतलब क्या है कि कितना कैश आपने पे करना है। डिसबर्समेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, इट मींस पेमेंट, कितना कैश एक पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ में पे करना है, मल्टीप्लाइड बाय P। P रेफर्स टू फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन मींस वेन एवर आई मेक अ ट्रांजेक्शन इन द कैश, ठीक है, जो मैं पेमेंट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ भी अगर कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, तो जो कॉस्ट है रिसीविंग के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे मुझे जो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। उसको P से डिनोट करते हैं। थर्ड इज S। S मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी। अब ये S क्या है, S रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी और पर एनम और पर मंथ। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जो कैश में अपने बिजनेस में रिटेन करके रख रही हूँ, इफ इस कैश को मैं रिटेन करके बिजनेस में ना रखती और मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करती, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितनी रिटर्न आती, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो रिटर्न मुझे अभी फॉरगो करनी पड़ रही है, मतलब ये कैश में अगर बिजनेस में ना रख के कहीं और लगाती तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलती, जो रिटर्न मुझे अब नहीं मिल रही है, एंड दैट आई एम गोइंग टू फॉरगो। ठीक है, जो मुझे नहीं मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी। तो ये बेटा ये एक मॉडल दिया इन्होंने, जिसके हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितना हमारा बेसिकली एप्रोप्रिएट कैश या ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दिस यू हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो बॉमल मॉडल के हिसाब से अगर आपका 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में 7 मार्क्स में शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस बॉमल मॉडल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग द कैश फ्लोज। बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कैश फ्लोज को मैनेज करते हैं तो देयर आर 2 वेज। ठीक है, पहला आपको अपने कैश इनफ्लोज, जो आपके डेटर्स आपको पैसा दे रहे हैं उनसे तो आपने जल्दी जल्दी पैसा लेना है, और जो अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हो यानी जो आपने पेमेंट्स कर रहे हो उनको आपने स्लो स्लो पैसा देना है। तो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजिंग द कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करते हैं, देयर आर 2 वेज। इन्हीं चीज को 2 पे अलग तरीके से लिखा गया है। फर्स्ट इज एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन। एक्सेलरेटिंग का मतलब इंक्रीज करना, मतलब बढ़ाना। एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन किससे होगी, आपकी डेटर से होगी। तो डेटर से कैश कलेक्शन बढ़ाओ, मतलब जल्दी जल्दी हो, बढ़ाओ इनको। प्लस स्लोइंग डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट का मतलब पेमेंट होता है, और पेमेंट्स को स्लो करो। जब आप पेमेंट्स को स्लो करेंगे और डेटर से जल्दी जल्दी कैश कलेक्ट करेंगे, इससे आपका कैश जो है लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रिटेन रहेगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू डू योर डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज एफिशिएंटली, है ना। अब इसने ये तरीके बताए कि हाउ कैन वी बेसिकली एक्सेलरेट द कैश कलेक्शन। हम कैसे कैश कलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। पहला,
एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन मीन्स कैश जो हमारा डेटर से हमें कलेक्ट करना है उनको कैसे जल्दी जल्दी हम उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर्स और कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। अब ये क्या होता है बेटा, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा लार्ज फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से देख रही हूँ। Under this technique, large firms which have large number of branches at different places select some of these branches for receiving payments from the customers. These branches are called collection centers. जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बेटा, वो कलेक्शन सेंटर्स बना देती हैं अपने। कलेक्शन सेंटर्स मीन्स जैसे अब सपोज करो मैं आई एम इन सोनीपत एंड आई हैव टू मेक अ पेमेंट टू अ मुंबई ब्रांच ऑफिस। मुंबई के ब्रांच ऑफिस में मुझे पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल नॉट गो टू मुंबई, सो आई विल मेक जो कंपनी है वो क्या करेगी, एक कलेक्शन सेंटर नियर सोनीपति बना देगी जहां पे मैं जाके अपनी पेमेंट कर सकती हूँ। तो इनको बोलते हैं कलेक्शन सेंटर। मतलब जहां पे डेटर्स के, जहां वो डेटर्स हैं हमारे, डेटर्स के नियर बाय एरियाज में ही कलेक्शन सेंटर बना दो ताकि उनको पेमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज नोन एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर और कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। इसको कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लॉक बॉक्स सिस्टम। अब लॉक बॉक्स सिस्टम क्या होता है बेटा, दिस इज जस्ट लाइक जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है लॉक बॉक्स सिस्टम। पोस्ट ऑफिस के अंदर एक पोस्ट आपने देखा होगा कि जैसे लेटर बॉक्स हुआ करते थे पहले, रेड कलर के लेटर बॉक्स जो होते थे वो बेसिकली घर के बाहर भी लगे होते थे और पर्टिकुलर एरियाज में भी लगे होते थे। तो इस तरीके से लॉक बॉक्स सिस्टम भी बने होते हैं जो कंपनीज, जो बड़े बड़े लार्ज फर्म्स होते हैं, दे यूज फॉर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर्स। दे यूज टू क्या करते हैं वो, दे ओपन अकाउंट्स इन लोकल बैंक्स ऑफ कलेक्शन सेंटर। जो उनका कलेक्शन सेंटर है एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पे ऐसे ही लॉक बॉक्स सिस्टम बना देते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो चेक ड्रॉप करने के लिए एक चेक बॉक्स बना होता है ना, कि चेक ड्रॉप बॉक्स होता है, ऐसे ही लोकल बैंक्स जो क्या करते हैं, अपने जो जो डेटर्स के नियर बाय एरियाज होते हैं ना, उनमें लॉक बॉक्स सिस्टम क्रिएट कर देते हैं अपने कलेक्शन सेंटर्स के ऊपर। ठीक है, कलेक्शन सेंटर्स में, ताकि जो डेटर आए और वो तुरंत पेमेंट कर दे। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक दैट हाउ कैन यू कलेक्ट पेमेंट मोर क्विकली फ्रॉम योर डेटर्स। नेक्स्ट टेक्निक है बेटा, नेक्स्ट आपका कैसे, हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था कैश मैनेजमेंट के लिए, कैसे हम कैश मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका था डेटर से पैसा जल्दी रिसीव करके, दूसरा है स्लोइंग डिसबर्समेंट। स्लोइंग डिसबर्समेंट मीन्स पेमेंट्स को स्लो करके। कैसा, पहले अवॉइडेंस ऑफ अर्ली पेमेंट्स। ये तो सबको क्लियर हो रहा होगा कि पेमेंट जल्दी नहीं करो, अवॉइड करो, लेट पेमेंट्स करो, जल्दी पेमेंट मत करो क्रेडिटर्स को। उससे क्या रहेगा, ज्यादा कैश आपके पास ज्यादा टाइम तक मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट्स। सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट का मतलब क्या है, अब क्या था, another way to slow down disbursement is to make all the payments by head office from the centralized account। अब सारी की सारी पेमेंट्स ना अपने हेड ऑफिस से करो। सपोज आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग अपने तरीके से पेमेंट करने की बजाय सारी पेमेंट हेड ऑफिस से होने दो। अब सारी पेमेंट जब हेड ऑफिस के पास होंगी करने के लिए, तो हेड ऑफिस तो टाइम लगाएगा ही पेमेंट्स करने के लिए। सो बाय दैट टाइम यू कैन मेंटेन कैश विद योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कैश आपके पास ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट स्लो हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट। नेक्स्ट इज फ्लोट। एक तरीका है बेटा फ्लोट। अब फ्लोट क्या है, float is very important way of slowing down disbursement. Float is the amount of money tied up in checks that have been issued to creditors but which have not been presented in the bank for payment. अब ये क्या होता है बेटा, ये float क्या होता है, एक टाइम गैप, इस लाइन से आपको अच्छे समझ में आएगा। देर इज ऑलवेज टाइम गैप बिटवीन इशू ऑफ चेक बाय द फर्म एंड इट्स प्रेजेंटेशन टू इट्स बैंक बाय द क्रेडिटर्स बैंक फॉर पेमेंट ड्यू टू ट्रांजिट एंड प्रोसेसिंग डिलेज बाय द क्रेडिटर। अब ये फ्लोट क्या होता है बेटा, कि जितना लॉन्ग होगा ना हमारा फ्लोट, उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके नाम एक चेक इशू किया एंड यू आर माई क्रेडिटर, मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैंने आज आपको चेक इशू कर दिया और वो चेक आपको मैंने 4-5 दिन पहले इशू किया था, अभी तक आपने उसको बैंक के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट लेने के लिए। तो ये क्या है, दिस इज जो टाइम पीरियड 4-5 दिन का जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोट। अब जितना ज्यादा टाइम ये होगा फ्लोट, उतना टाइम तक मेरे अकाउंट में पैसा मेरे पास रहेगा और उतने टाइम तक मैं उस पैसे को यूज कर सकती हूँ। तो जितना फ्लोट टाइम पीरियड लंबा होगा उतना मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज आई विल गेट मोर कैश फॉर डूइंग माई for incurring my day-to-day activities into my business. Next is accruals. Accrual का मतलब होता है ड्यू, मतलब किस आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती है ना। Another way to slow down disbursement is accruals. Certain kind of expenses such as wages, rent should be paid after period when actual services have been rendered. Accrual मतलब
पेमेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी पे मत करो। फॉर एग्जाम्पल आपने लेबर को वेजेस पे करनी है तो इस मंथ की 31st को पे करने की बजाय यू कैन डू पेमेंट नेक्स्ट मंथ की 5th को पे कर दो। तो ये क्या है, वेजेस डिले करना। उससे क्या होगा, 31 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो आपके पास टाइम था उस टाइम के लिए आप अपने कैश को बिजनेस में यूज कर सकते हो। ऐसे ही सेम रेंट होता है ना। तो ये क्या है, दीज आर द एक्रूवल्स। एक्रूवल मीन जो जो पेमेंट्स आपने करनी है आप उनको इसी मंथ के एंड में ना पे करके नेक्स्ट मंथ में पे कर सकते हो। सो बेटा आफ्टर दिस ये बेसिकली क्या थे, हमारे दोनों के दोनों हमने पढ़ लिए, स्लोइंग डिसबर्समेंट्स ऑल्सो एंड एक्सेलरेटिंग कैश रिसीव्ड्स ऑल्सो। तो ये आपकी कैश मैनेजमेंट का तरीका था। तो ये दिस चैप्टर इज ओवर नाउ बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू क्लास।